नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यस टेट का। देखिए आपका यस टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। यस टेट का देखिए प्रश्न है, ये यस टेट का एग्ज़ाम जो हुआ था देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस टेट 18/5/2024 का है क्वेश्चन ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका 30 नंबर पूछा जाता है ना दोस्तों, उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में 30 तक हम बता दिए थे, आज से 31 नंबर से आज हम बता रहे हैं आपको। और देखिए, प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए। करा सीखने का परिणाम, करा सीखने का स्टार्टिंग नहीं, परिणाम पूछ रहा है, इससे शुरू होना चाहिए। तो सीखने का परिणाम अगर कहेगा तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या होगा उत्तर बताइए। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, हम बहुत कुछ इसमें समझाएंगे भी आपको। ये क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं 18/5/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 3 में। तो प्रत्येक सीखने का परिणाम किससे शुरू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गतिविधि सूचक क्रिया से। आप कहेंगे ऐसा क्यों है, ये सीखने वाली क्रिया भी तो हो सकता है, परिणाम क्रिया भी तो हो सकता है, पर नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी ही होगा। कैसे होगा वो समझिए। तो सीखने का परिणाम, इस सीखने का आरंभ नहीं कह रहा है, कह रहा है परिणाम। अगर आरंभ कहता तो सीखने वाली क्रिया से हो सकता था, कह रहा है सीखने का परिणाम। परिणाम का मतलब है कि आप सीख लिए, उसका परिणाम कैसे होगा। तो गतिविधि, जैसे कोई चीज आप सीखे, तैरने के लिए मान लिया आप सीखे, या कोई भी काम आप, जैसे बच्चों को आप पढ़ाए, संगीत कोई पढ़ा रहे हैं टीचर मान लीजिए, तो संगीत आप पढ़ा दिए, उसको बता दिए कि ऐसे ऐसे करना है। तो जब तक उससे गतिविधि नहीं करवाएंगे तो परिणाम कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा सीखा या नहीं। तो गतिविधि आपको उस तरह का एक्टिविटी करवाना होगा, ठीक है। एक परिणाम प्रक्रिया ये भी नहीं होगा। लग तो रहा है कि ए और सी भी हो सकता है, पर नहीं दोस्तों, जो बेस्ट ऑप्शन है ना, सिर्फ उसी को हम लोग को ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, हम आप लोग को बताए थे कुछ इसमें बातें जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन को खोजना है दोस्तों। हमेशा क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन तो और भी आपको लगेगा कि सही होगा, पर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसी पे ध्यान देना है। कौन सा सीखने का नियम है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में। सीखने का नियम कौन सा है, सीखने का नियम दोस्तों अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास, जब तक ऐसे देखिए प्रेरणा का नियम भी लग रहा है, पर नहीं, हम आपको क्या समझाएं, जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना उसी पे ध्यान देना है आपको, समझ गया। और सारा ऑप्शन पढ़ना है, मतलब 4 ऑप्शन है तो चारों पढ़ना है। ये ना कि पहला लगे कि ये सही है तो उसी को मारे। ऐसे प्रेरणा का भी नियम लग रहा है सही है, पर नहीं दोस्तों, जो बेस्ट है सीखने का नियम। फिर अगला व्यक्तिगत अंतर का कानून, ये भी नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत अंतर ये सब तो ऐसे ही आ गया, चलिए तो हटा दिए। अभ्यास का नियम, समझ गया क्या हो जाएगा दोस्तों, अभ्यास का नियम। देखिए कोई भी चीज सीखने का नियम क्या है, जब आप कोई चीज एक बार सीख लिए तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो वो चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा, एक्सपर्ट होंगे आप उसमें। तो अभ्यास करना सबसे बड़ा जरूरी है, सीखने का मेन नियम यही है। प्रेरणा अगर किसी को आप दे रहे हैं तो प्रेरणा से थोड़ी सीख जाएगा कोई, समझ गए। तो यही देखिए, अपना तर्क अगर आप लगाएंगे तो आप सही उत्तर पे पहुंच जाएंगे। बिहार स्टेट 14/6/2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। चलिए आगे 33 नंबर में हम लोग चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकती है। कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा में, माने छोटे बच्चों के क्लास में, एलिमेंट्री क्लास में। देखिए इंग्लिश, जहां आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न दिया रहेगा, समझे। तो जहां आपको हिंदी समझ में ना आए वहां आप इंग्लिश देख लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। कह रहा प्रारंभिक कक्षा माने छोटे बच्चों के क्लास में अगर प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकते, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ा सकती है। तो देखिए ऑप्शन अब हम लोग चेक करेंगे। संदर्भ को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ करके, माने जो संदर्भ मतलब है कि जो चीज आप पढ़ा रहे हैं उसको विद्यार्थी के जीवन से जोड़ दीजिए। देखिए ये पहला है, चलो ये लग रहा है कि कुछ सही होगा, चलो इसको भी यस करके चलते हैं। तो हमको चारों ऑप्शन देखना है दोस्तों, ये ना कि ये पहला देख करके उत्तर मार के निकल गए, बहुत आप फंस जाएंगे इसमें। टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे नहीं होता है। हाँ, अब आगे है प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा, लग रहा है ये भी होगा। चलिए इसको भी अभी रखते हैं, लास्ट में छाटेंगे। जो जो लगेगा आपको कि ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, समझ गए। तो अभी पहले मान करके चलिए। प्रतिस्पर्धा को देखिए, अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, कहीं पे भी निगेटिव बात आ जाए, कंपटीशन की बात आ जाए, तुलना की बात आ जाए, केवल की बात आ जाए कि सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तो वो सब टीचिंग एप्टीट्यूड में गलत हो जाता है। देखिए गलत हो गया ना। चलिए इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब यही दो में कोई एक होगा। अब हम लोग को अपना दिमाग दौड़ाना है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा, ये छोटे बच्चों के क्लास में प्रशिक्षण अभ्यास काम नहीं करता, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रारंभिक कक्षा क्वेश्चन में दे रहा है, एलिमेंट्री क्लासरूम, प्रारंभिक कक्षा में छोटे बच्चों के क्लासरूम में प्रशिक्षण और अभ्यास काम नहीं करता है। ये क्या यहाँ पे ध्यान देना है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
अब आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। संदर्भ को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर, संदर्भ मतलब जैसे आज खान सर इतना फेमस क्यों हो गए? वो क्या करते हैं, कोई भी चीज को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो आपके घर में जितना भी तार आ रहा है जो भी, तो उस सारा चीज को समझा देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जो कुछ भी खान सर पढ़ाते हैं सब कुछ को एकदम रिलेट कर देते हैं, तो सब बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है। इसी तरीके से टीचर का प्रभावी कैसे होगा छोटे बच्चों क्लासरूम में? तो उसको विद्यार्थी, संदर्भ को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ दीजिए। जो आप पढ़ा रहे हैं उसी को कहा जाता है संदर्भ। तो आप उसको विद्यार्थी के जीवन से जोड़ दीजिए, बच्चा भी को भी मजा लगेगा पढ़ने में, तो आपका प्रभावी शिक्षण हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सही उत्तर के पास हम लोग चलेंगे। यही देखिए हम डिस्क्राइब भी करते जा रहे हैं ताकि आपका भी माइंड डेवलप हो जाए कि कैसे इसको करना है सही। अब 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए कब पूछा गया? बिहार स्टेट 14/6/2024 में दोस्तों, शिफ्ट 3 में। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालिक परिणाम है। तात्कालिक, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। अब हम क्या कुछ तरीका आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, समझ गए? पिछले क्लास आप हमारा देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आपको दिखेगा कि क्या तात्कालिक परिणाम जो वर्ड है, क्वेश्चन का वर्ड को आप समझिए। देखिए टेक्निकल वर्ड तात्कालिक परिणाम, तात्कालिक माने तत्काल माने तुरंत, त से तत्काल, त से तुरंत दोस्तों, ठीक है? तो तुरंत का जो परिणाम है, कह रहा है सर्वाधिक अपेक्षित। क्या कह रहा है? अपेक्षित। सर्वाधिक माने सबसे ज्यादा अपेक्षित उद्देश्य वाला। अपेक्षित माने है कि एक खास उद्देश्य, उसको कहा जाता है अपेक्षित। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम क्या माने तुरंत परिणाम किससे हो सकता है? तो अब देखिए इसका ऑप्शन देखेंगे, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। ये वांछनीय माने एक खास दिशा में, व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। चलिए एक तो कुछ लग रहा है ठीक है। अब अगला कह रहा है छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास। ये भी लग रहा है कुछ कुछ ठीक है भैया, चलो इसको भी अभी मान के चलते हैं। छात्रों का चरित्र निर्माण लग रहा है, ये भी ठीक है, चलो इसको भी मान लेते हैं। उपयुक्त नौकरी के लिए चयन, देखिए पहला तो हम लोग छाट देंगे, नौकरी उकरी का बात जब हो जाए ना, लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा कहा जाता है, इसे तो सच ही है, पर जो हम लोग नियम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें ये नहीं होगा, ठीक है? तो ऑप्शन डी तो पहले ही गलत कर दिए दोस्तों, ठीक? देखिए हमको आंसर लाना होता तो हम तुरंत ला देते, पर आपको हम दिमाग कैसे आपको लगाना है वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आ गया छात्रों का चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण देखिए दोस्तों एक दिन में नहीं होता, आप ये बात को अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तात्कालिक परिणाम, तुरंत चरित्र का निर्माण हो जाएगा। चरित्र का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तात्कालिक परिणाम ने तुरंत परिणाम। तो आपको लग रहा है कि तुरंत चरित्र का निर्माण होगा, नहीं होगा ना। चरित्र का निर्माण एक लंबे टाइम में होता है। चरित्र है, आदत है, ये सब लंबे टाइम में होता है, या संस्कार का निर्माण। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। अब आगे देखिए, समग्र व्यक्तित्व का विकास। क्या तुरंत समग्र व्यक्ति, समग्र व्यक्तित्व मैंने पूरा पर्सनालिटी, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है टोटल पर्सनालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, तो तुरंत उसका पूरा व्यक्तित्व का पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा? नहीं दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। पर हाँ, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, ये व्यवहार में परिवर्तन तुरंत हो सकता है। मान लीजिए आप क्लास में बच्चों को पढ़ा दिए कि विद्यार्थी देखो हमेशा बड़ों की मदद करनी चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की अगर कोई एक कहानी पढ़ाए जिसमें ये सब मैसेज है, संदेश है, तो बच्चा तुरंत उसमें अपना व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा कि हाँ भाई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये सर ने, मैडम ने ऐसा पढ़ाया था। तो व्यवहार में परिवर्तन तुरंत आ सकता है दोस्तों। देखिए हम आपको जो समझा रहे हैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि आपका माइंड डेवलप हो। हमें आंसर करना होता है, यहाँ तो ऐसे आंसर दिया भी है, समझ गए कि आपको कैसे सोचना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 35 नंबर। अब 35 नंबर में देखना है आपको, हम आपको एक बात बताए थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है? एयर स्टेट में पूछा है दोस्तों, एयर स्टेट में 14/6/2024 में पूछा है। हम आपको एक बात यहाँ पे बताए थे शुरू वाले क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि जहाँ भी आपके ऑप्शन में ऑप्शन सभी रहेगा, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर सही सभी रहेगा कि इनमें से सभी होगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना इनमें से सभी, तो 95% केस में ये सही होता है, समझ गए। तो अगर आपको इतना टाइम नहीं पढ़ने का तो आप डायरेक्ट डी मार के निकल जाइए, पर हाँ कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, समझ गए। या तो दिया रहेगा इनमें से सभी, या दिया रहेगा इनमें से जैसे बी और सी दोनों, इस तरह का जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, कोई 2 सही होगा या 4 सही होगा, इस तरह का जब दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि आपका वही ऑप्शन सही होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में खास करके ऐसा होता है 95% केस में। पर हाँ अंधाधुंध नहीं, ये कब करना आपको? जब टाइम आपके पास नहीं है,
समझ गए, आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं, जैसे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लास्ट में सब है, टाइम नहीं बच रहा है तो इनमें से सभी मार के निकल जाएंगे, समझ गए। पर हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो इसके चक्कर में ना पड़िएगा, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है शिक्षण सिद्धांत देते हैं, तो क्या देते हैं, निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यता और सिद्धांतों का ज्ञान। कह रहा निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करके, चलिए ठीक है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समवर्ती शिक्षण, हाँ शिक्षा देखिए विभिन्न स्तर होता है, समवर्ती शिक्षण मॉडल के बारे में ज्ञान देना, ये भी ठीक है। शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करें और उन्हें कैसे हल करें इसके बारे में ज्ञान, देखिए तीनों बात सही, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ जो तरीका आपको बता रहे हैं उसको आप दिमाग में रखिएगा, काम हो जाएगा। अब यहीं पे आप हम लोग समझेंगे शिक्षार्थी केंद्रित, यहाँ शिक्षार्थी अगर बोल दिया तो आप समझिएगा विद्यार्थी केंद्रित। क्या कह रहा है, शिक्षार्थी माने विद्यार्थी, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की ओर ले जाता है। बताइए क्या ले जाता है, समग्र विकास, विकसित गतिविधि, रुचि की कमी, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आप ही बताइए क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग समझेंगे शिक्षार्थी केंद्रित से। जो बच्चों, जो विद्यार्थी, हम लोग को आजकल का जो पढ़ाई हो रहा है कैसा हो रहा है, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड हो रहा है। स्टूडेंट सेंटर माने विद्यार्थी केंद्रित, छात्र केंद्रित हो रहा है। तो शिक्षा का की ओर ले जाता, किस ओर लेके जाता है बताइए दोस्तों, समग्र विकास की ओर। कैसे, कहाँ, समग्र विकास, सारा चीज का डेवलपमेंट। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि हमको उसका सारा चीज का विकास करना है, समझ गए। ये ना कि विकसित गतिविधि, ये हो लग रहा है कि ये भी हो सकता है, रुचि की कमी, तो निगेटिव आ गया तो ऐसा ही नहीं होगा दोस्तों, ये दो तो ऐसा ही नहीं होगा निगेटिव वाला। ठीक है, निगेटिव वाला चीज इसमें होता ही नहीं है। कहीं तुलना अगर कर दे, कंपटीशन की भावना ला दे तो सब निगेटिव ऐसा ही हो जाएगा, वो सब होता ही, उत्तर वो सब गलत हो जाएगा। विकसित गतिविधि, ये गतिविधि की बात यहाँ नहीं हो रही है, आप सिर्फ गतिविधि करा के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए समग्र विकास। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा क्या होगा, समग्र विकास, बच्चे का टोटल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, समग्र माने हुआ टोटल, कि बच्चा हमारा पढ़ने में भी तेज हो, गाना गाने में भी तेज हो, खेलने में भी तेज हो, इसी को कहा जाता है समग्र विकास। सारे सब्जेक्ट उसका अच्छा हो, तो इसका ध्यान देना हम लोग शिक्षार्थी केंद्रित में। चलिए अब 36 के बाद चलते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन पे। सफलता, देखिए शिक्षण प्रक्रिया, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। बताइए दोस्तों, कह रहा है किस पर, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता किस पर निर्भर करती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों की शारीरिक आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह, देखिए शारीरिक आवश्यकता, देखिए इसमें हम लोग को पढ़ाई लिखाई में शारीरिक आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों, इसीलिए इसको गलत कर देंगे। हमको मानसिक आवश्यकता से लेना देना है, शारीरिक से कोई लेना देना नहीं है। अब कोई बच्चा लंबा है, चौड़ा है, उससे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, या कोई छोटा है उस पर कम ध्यान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर से लेना देना है। शरीर का लेन देन कहाँ होता है, फिजिकल एजुकेशन में, जो दौड़ धूप वाले में होता है, समझ गए। शिक्षक छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को, हाँ देखिए ये लग रहा है सही है, शैक्षणिक आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह समझता है, ये लग रहा है सही है। अभी इसको सही मान के चलते हैं, सही मान लीजिए, पर हमको सारा ऑप्शन देखना है, ये ध्यान दीजिएगा। शिक्षक विद्यार्थियों को कितनी अच्छी तरह पढ़ाते हैं, ये भी ठीक है, मतलब ये भी ठीक है कि शिक्षक विद्यार्थियों को कितनी अच्छी तरह पढ़ाते, लग रहा है ये भी सही है। चलो ठीक है भैया, इनमें से कोई नहीं है तो ऐसे ही गलत हो गया। अब हम लोग को दो में लड़ाई है, बी और सी में कौन होगा सही। तो बी और सी में देखो, इसमें भी बेस्ट ऑप्शन खोजना कि बेस्ट कौन होगा, तो बेस्ट तो यही होगा ना दोस्तों। सफलता किस पे निर्भर करता है, सिर्फ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इससे सफलता निर्भर नहीं करता। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है दोस्तों, देखिए इसको पहले एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं आपको अच्छे से। शारीरिक सफलता, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो हमको सफल कराना है बच्चों को, तो उसमें हमको हमेशा ध्यान देना है शैक्षणिक आवश्यकताओं को टीचर कितना अच्छे से समझ रहा है। शैक्षणिक आवश्यकता आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे तभी तो आप बच्चों को सफलता दिलाएंगे, तो ये होगा ऑप्शन बी, समझ गए। शिक्षक विद्यार्थियों को कितनी अच्छी तरह पढ़ाते हैं, सिर्फ इससे नहीं होने वाला है काम, ठीक है। सफलता सिर्फ इससे नहीं होगा, आपको सारा चीज समझना होगा कि और भी बच्चों को क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो बी और सी दोनों का, पर ज्यादा बेहतर बी होगा, इसलिए देखिए हम कर रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलेंगे। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया है। देखिए ये है, अब मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा उसके नियम सिद्धांत के बारे में जान लेना है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया भाई,
तो बच्चा वस्तु को समग्र रूप में देखता है फिर उसके हिस्सों को। तो ये ऑप्शन ए सही होगा कि बच्चा कोई भी चीज को ना पहले पूरा देखता है कि अरे ये क्या चीज है, वो समझने का प्रयास करता है और उसके बाद उसके हिस्सा को देखता है, अरे ये क्या है। उसके अंदर जो भी खिलौना कोई बच्चा तो डायरेक्ट, जैसे खिलौना अगर होता है तो खिलौना डायरेक्ट बच्चा देखता है, और जब खिलौना बच्चों को मिल जाता है तो फिर उसके अंदर का चीज हुर हुर के तोड़ दाड़ के देखते रहता है, तोड़ता है, उसको खोलता है, तो यही चीज करता है बच्चा। तो समझिए गेस्टाल्ट बोल रहे हैं, इस पॉइंट को आप माइंड में सेट कर लीजिए। बस ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि नियम सिद्धांत वाला क्वेश्चन है तो इसमें एक ही ना होगा सही। अब आगे चलते हैं 39 नंबर में देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए आपका कब कब पूछा, यह स्टेट में देखिए कहाँ कहाँ पूछा, 3 बार क्वेश्चन ये पूछा अलग अलग शिफ्ट में, 20 में 24 में। देखिए देख रहे हैं ना, शिक्षण एक निर्धारित स्तर नहीं है, करा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है, तो स्मृति तो होगा भाई, स्मृति माने मेमोरी, ठीक है होगा। आपका क्वेश्चन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया रहेगा, आप दोनों में देखिएगा। समझ ये भी ठीक है भैया, चिंतनशील ये भी ठीक है, विभेदीकरण नहीं होगा, विभेदीकरण नहीं होगा, देखिए आराम से पकड़ लिया आप, ठीक है। ऑप्शन डी विभेदीकरण माने अलग अलग करना, भेदभाव करना, इस तरह का चीजें हमारे शिक्षण के लिए नहीं होता है, ठीक है। ये तो इसमें आराम से आप पकड़ लीजिए। देखिए विभेदीकरण अगर इंग्लिश में हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश देख लीजिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन माने भिन्नता, डिफरेंट करना, बच्चों में भेदभाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, गति संवेदी शिक्षण है, चलिए अब इस पे चलते हैं 40 नंबर में, गति संवेदी शिक्षण है। अरे देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, हमारे लिए कुछ बेहतर मोटिवेटेड कमेंट लिख दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे दोस्तों। हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारा मनोबल बना के रखिए, हमारा वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और कुछ हमारे लिए बेहतर लिखिएगा। कि बेहतर कहने का मतलब हमारी बड़ाई नहीं करना है, कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये लिखना है आपको कि हाँ कैसा आपको ये क्लास लग रहा है, तब ना हमको पता चलेगा हमारा पढ़ाया वो आपको समझ आ रहा है या हमको और कुछ अच्छा करने की जरूरत है। वो सब चीज़ लिखेंगे तब हम अगला वीडियो में बेहतर कर सकते हैं, अगला वीडियो ला सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी, ये सब चीज़ हमारे लिए भी लिखा कीजिएगा, तब हमको समझ में आता है कि हाँ हमारा, कि आप हमारा चीज़ पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं पढ़ाया हुआ, तो इसलिए हमारे बारे में भी लिखना है। चलिए आगे देखते हैं, गति संवेदी शिक्षण है। एक गति संवेदी, गति का जब बात आ जाए ना दोस्तों, गति कैसे करते हैं, शरीर से ही तो गतिविधि होता है। तो गति संवेदी अगर बात आ जाए तो गति से हम लोग दौड़ना धूपना, जो एक्सरसाइज वगैरह है ना, तो वो सब क्या होता है, गति संवेदी में आता है। तो गति संवेदी तार्किक अधिगम से नहीं, ये मानसिक में हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। श्रवण अधिगम ये भी गलत हो गया, संगीतात्मक ये भी गलत हो गया। तो शारीरिक अधिगम से संबंधित है, अधिगम माने सीखना। तो गति संवेदी, अगर गति का बात आ जाए तो गति, जब हम लोग दौड़ते हैं चलते हैं तो ये सब में क्या होता है, गति उत्पन्न होता है। तो ये गति के का, गति क्या होगा, शारीरिक से ही होगा ना, तो शारीरिक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ऑप्शन बी। शिक्षण में स्वतंत्र चर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह स्टेट 2023 में पूछा है शिफ्ट 1 में दोस्तों। शिक्षण एक स्वतंत्र चर है, हाँ शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन है इसमें, तो देखिए इसमें होगा शिक्षक। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक स्वतंत्र होता है, पर शिक्षार्थी मैंने विद्यार्थी ये होता है क्या, आश्रित होते हैं। विद्यार्थी क्या होता है दोस्तों, आश्रित। किस पे आश्रित होता है, टीचर पे। जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, विद्यार्थी क्या होता है, आश्रित होता है कि टीचर हमको जो पढ़ाएंगे वो हम पढ़ेंगे, जो टीचर कहेंगे वो हम करेंगे। तो बच्चा आश्रित होता है, पर जो टीचर होता है स्वतंत्र होता है। टीचर हमेशा स्वतंत्र चर होता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षण विधि और सामग्री ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें यही 2 ध्यान देना है। सामग्री और शिक्षण विधि ये सब मध्यस्थ चर हैं, मतलब बीच का, मीडियम का काम करते हैं, मीडिएटर हैं, सब मीडियम का काम करते हैं। पर शिक्षक क्या है, स्वतंत्र होते हैं, जो उनका जैसे मन है, जो मन है वो उस तरीके से वो पढ़ाएंगे। पर विद्यार्थी क्या होता है, आश्रित होता है, किस पे आश्रित होता है, टीचर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्वायत्त अधिगम, देखिए ये आप शब्द देख करके दोस्तों आप डर जाएंगे कि स्वायत्त क्या है। स्वायत्त माने अपना, स्वायत्त माने अपने ज्ञान से इसका संबंध है। स्वायत्त का मतलब क्या होता है, अपना ज्ञान। तो स्व माने क्या होता है, अपना। स्व माने खुद या अपना, बस हो गया ना। अधिगम माने सीखना। तो देखिए इसमें क्या होगा, अपना का बोध किस में कर रहा है, शिक्षक के प्रयास से, ये तो गलत हो गया, अपना का बात ही नहीं कर रहा है। समाज के प्रयास से, इसमें भी अपना का बात नहीं हो रहा है। परिवार के प्रयास से भी नहीं हो रहा है। तो ज्ञान देखिए स्व के प्रयास से दे दिया ना, ज्ञान स्व के प्रयास से, तो जब स्व दे दिया इसका हमने ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए यही सब माइंड लगाना आपको दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले, तो शिक्षक का वेतन, तो भाई ये सबसे कोई लेना देना है, बताइए। ये अधिगम को प्रभावित करेगा, शिक्षक का वेतन, ये सब तो ऐसे ही खत्म करिए। ये कारक, ये क्या होगा, इससे कोई लेना देना है। ये अधिगम को प्रभावित माने कि जो हम, अधिगम माने सीखना, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक,
उन्हें किसके कारण से सीखना प्रभावित होता है। तो शिक्षक का वेतन से कोई लेना देना है नहीं है, हटाइए। छात्रों की जाति से कोई लेना देना होगा पढ़ाई लिखाई में, तो ये भी नहीं होगा, बात खत्म। सीखने में जाति से और वेतन से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं। छात्रों की विषय की प्रकृति से, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है सही हो सकता है। अब छात्रों की रुचि, ये देखिए छात्रों की रुचि ही मेन चीज है। अगर छात्रों की रुचि होगी तो जो अधिगम है वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। विषय की प्रकृति भी यहाँ पे हो सकता है पर ये बेस्ट नहीं होगा। हमको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन खोजना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो छात्रों की रुचि होगी, क्या होगी, छात्रों की रुचि हो सकती है, इसलिए छात्रों की रुचि पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो छात्रों की रुचि अगर होगी तो अधिगम सीखने का काम बहुत अच्छा से होगा। छात्रों की रुचि नहीं होगी तो अधिगम अच्छे से नहीं हो सकता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण कह रहा, तो मनोवैज्ञानिक किससे जुड़ा होता है, मन से होता है। तो मन, छात्रों की रुचि मतलब मन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, आप देखते जाइएगा दोस्तों। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो ये साहचर अधिगम है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, क्लास में क्या होता है, साहचर का बोध होता है। साहचर मैंने साथ में पढ़ते हैं, साहचर अधिगम मैंने साथ में मिल करके पढ़ा जाता है, तो उसको कहा जाता है साहचर, ठीक है। साहचर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है दोस्तों। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, एक साहचर अधिगम है, समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको दिया था कौन, इस नियम को पावलोव ने दिया था। देखिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग को कौन दिया था दोस्तों, इवान पावलोव ने दिया था। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि क्लासिकल कंडीशनिंग कौन दिया था। तो इसको कौन दिया था, तो ये पावलोव ने दिया था। कौन दिया था, पावलोव। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो ये क्या, देखिए अब इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, हाँ देखिएगा दोस्तों, कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है, बताइए। कुछ नया करने को सीखना, ये तो हो सकता है, चलिए। प्रवाह भी हो सकता है, क्रियात्मक अवस्थाएं भी हो सकती है, पर यहाँ देखिए अभिग्रहण। अभिग्रहण, देखिए आपको लग रहा होगा दोस्तों अभिग्रहण का अर्थ ही आप नहीं समझ रहे, हमको मालूम है। अभिग्रहण का अर्थ आप नहीं समझ रहे, आपको लग रहा है ग्रहण करना, नहीं। ये ग्रहण करना माने कोई चीज सीखना माने ग्रहण करना, ये नहीं होगा। अभिग्रहण माने होता है कि जोर जबरदस्ती, ताकत के बल पे कोई चीज सीखना, समझ गए। किसी का कोई चीज को छीन लेना, आप ये समझिए, किसी का कोई सामान अपहरण कर लेना, छीन लेना, तो ये छीनने का अर्थ है यहाँ अभिग्रहण। अभिग्रहण, देखिए यही सब हिंदी का जो शब्द है ना आपको फंसा देगा, पर यहाँ पे आपका एग्जाम में इसका इंग्लिश भी लिखा रहेगा, समझ गए। यहाँ पे तो नहीं लिखा है पर आपके एग्जाम में इंग्लिश भी लिखा रहेगा, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। अभिग्रहण माने क्या होता है, छीनना, किसी से बलपूर्वक छीन लेना कोई चीज को कहा जाता है अभिग्रहण। तो पढ़ाई लिखाई में बल का कोई काम है, छीनने का कोई काम है, नहीं है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा चरण नहीं है, तो नहीं है तो यही वाला होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, अवधारणा निर्माण, अवधारणा माने कॉन्सेप्ट, अवधारणा माने कॉन्सेप्ट बिल्ड में, कॉन्सेप्ट जब आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ये अनुभव तो ठीक है भैया, होता है, अनुभव तो होना चाहिए, विश्लेषण भी होना चाहिए, सामान्यीकरण, जो सामान्य चीजें होता है उसको तो हम लोग, कॉमन जो चीजें होता है उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। पर यहाँ देखिए मूर्त है, मूर्त नहीं होता है दोस्तों। मूर्त माने होता क्या है, मूर्त माने होता है जो चीज डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है उसको मूर्त बोलते हैं, जिसको हम छू करके स्पर्श करके जान सकते हैं, वो मूर्त है। पर जब हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो वहाँ अमूर्त की जरूरत है। क्या दोस्तों, किसकी जरूरत है, अमूर्त की, अमूर्त की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। मूर्त की जरूरत नहीं है, अमूर्त की, जिसको हम लोग देख, सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकें, अमूर्त की जरूरत। कॉन्सेप्ट जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे मूर्त की जरूरत नहीं है, बोध में, समझ में, वहाँ पे मूर्त की जरूरत है। पर जहाँ पे हम लोग कोई चीज को समझ रहे हैं तो उसको अमूर्त, अमूर्त माने जो माइंड में सेट हो जाए, समझ गए। चलिए आप ये बात को आप समझ गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी दिया है, देखिए यहाँ भी दिया है अमूर्तता, देखिए अवलोकन अनुभव जरूरी है, सामान्यीकरण दिया है, अब विश्लेषण अमूर्तता, अमूर्तता दिया है ना कि अमूर्तता की जरूरत है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन, प्रतिमान का प्रयोग निम्न किसके सुधार हेतु, मानसिक उद्वेलन, मानसिक बने माइंड से, माइंड को जो मोटिवेट कर रहा है, जो माइंड को यूज कर रहा है, तो प्रयोग का किसके सुधार हेतु किया जाता है, किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ के लिए, ठीक है भैया, समझ भी हो सकता है, अनुप्रयोग भी हो सकता है, समस्या समाधान भी हो सकता है,
पर हमको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। हम आपको सिखाए थे, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु। मानसिक उद्वेलन माने मन को उद्वेलित करता है, मन को मोटिवेट करता है। प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु, ये सृजनात्मक हो जाएगा। मन से संबंधित जब आ जाएगा दोस्तों सृजन, सृजन माने निर्माण। जब कोई नया चीज का निर्माण कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, तो मानसिक उद्वेलन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मन की जरूरत हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन माइंड की जरूरत होती है। तो ये सृजनात्मक का बेस्ट ऑप्शन है ये। ऐसा अनुप्रयोग, समस्या समाधान, समझ तीनों हो सकता है, पर बेस्ट हम कहे तो आपको खोजना है तो बेस्ट में सृजनात्मक हो जाएगा। निर्माण की जरूरत होती है, जब कोई हम चीज़ का सृजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, माइंड लगाने की जरूरत है, तो मानसिक उद्वेलन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। हर्बर्ट अधिगम एक चरण है, हर्बर्ट अधिगम एक चरण है, कौन चीज का है, ये संबंध का। हर्बर्ट का संबंध किससे है, हर्बर्ट माने संबंध से, याद रखिएगा, समझ गए दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। देखिए हर्बर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। पाठ योजना की 5 प्रणाली की शुरुआत जर्मन, जो आप पाठ योजना करते हैं ना, लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें 5 चरण होते हैं। क्या होते हैं, प से पाठ योजना, प से 5 चरण। तो देखिए ये पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो आप लेसन प्लान बनाए होंगे डीएलएड या बीएड के लिए, तो उसमें देखिए क्या होता है, उसको निर्माण कौन किया, उसमें 5 प्रणाली का निर्माण कौन किया था, लेसन प्लान का फ्रेडरिक हर्बर्ट ने ही किए थे। ठीक है, तो पाठ योजना की उनकी 5 प्रणाली, पाठ योजना जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें क्या क्या मेन चीज है। देखिए तैयारी, पहला क्या है तैयारी, दूसरा है प्रस्तुति, तीसरा है संबंध, चौथा है सामान्यीकरण और 5वां अनुप्रयोग। 5 विकल्प चरण शामिल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ संबंध दिया है ना दोस्तों, संबंध से ये चीज हो जाएगा, याद रखिएगा। हर्बर्ट अधिगम में क्या किया, 5 चरण लेसन प्लान में बताए हर्बर्ट, तो उसमें एक संबंध होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप। दत्त पद्धति शिक्षण, दत्त माने दिया हुआ, दत्त पद्धति माने जो चीज हम लोग देते हैं। दत्त पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण है, यह किसने कहा है, तो ये डगलस ने। देखिए द से दत्त, द से डगलस, याद माइंड में बात को आप ट्रिक बना के सेट कर लीजिए। ठीक है, दत्त पद्धति माने डगलस दिया है। ठीक है, तो दत्त पद्धति का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, जैसे कोई चीज को हम लोग परियोजना दे रहे हैं, किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं या एक्टिविटी दे रहे हैं बच्चों को, उसमें दत्त कार्य पद्धति एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। व्यवहारिक, जैसे हम किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बच्चा को प्रोजेक्ट बना करके लाओ, तो क्या एक दत्त पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। समझिए, दत्त माने दे रहे हैं या प्रोजेक्ट दे रहे हैं बनाने या एक्टिविटी कुछ कहें करने के लिए, तो दत्त पद्धति है। उसको कौन दिया, दत्त को डगलस ने दिया। आप माइंड में ट्रिक बना के सेट कर लिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है, बताइए दोस्तों। तो लक्ष्य और उद्देश्य विषय वस्तु की पहचान के लिए, लक्ष्य और उद्देश्य विषय वस्तु की, शिक्षण के कार्यों की, ये भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है। प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान, तो देखिए शिक्षक के कार्य से और प्रधानाध्यापक के कार्य से कोई लेना देना तो है नहीं, ये भी नहीं हो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विषय वस्तु की पहचान के लिए लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्लूम की व्यवस्था, ब्लूम की व्यवस्था क्या है दोस्तों, ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। ब्लूम की क्या है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया ब्लूम के बारे में, तो वर्गीकरण हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो आप ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ना पड़ता है सीटेट या में, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो ज्ञान होता है पहला, दूसरा होता है समझ, ब्लूम क्या दिए थे, 6 दिए थे, तीसरा होगा अनुप्रयोग, चौथा होगा विश्लेषण, फिर होगा संश्लेषण, फिर होगा मूल्यांकन। ये ब्लूम की व्यवस्था एक वर्गीकरण व्यवस्था। देखिए 6 भाग में वो बांट दिए हैं, तो वर्गीकरण कर दिए हैं, तो इसलिए ब्लूम का जो व्यवस्था है वर्गीकरण है। ठीक है दोस्तों, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको 6 भाग में बांटे हैं, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। कोई बच्चा को पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर समझ होना चाहिए, फिर अनुप्रयोग, मैंने उसका फिर क्या करेगा, प्रयोग करेगा। समझ गए, पहले तो ज्ञान होगा, फिर ज्ञान के बाद क्या करेगा, समझेगा, और उसके बाद उसका प्रयोग करेगा, फिर उसको विश्लेषण करेगा, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, विश्लेषण में तोड़ तोड़ करके समझना, संश्लेषण में सारा चीज को एक में मिला देना, फिर मूल्यांकन करना। अब यही है इनका 6 नियम है, 6 वर्गीकरण है। ठीक है, शिक्षण के स्तंभ है, बताइए दोस्तों 52 में शिक्षण का स्तंभ क्या है। हम आपको क्या सिखाए थे, जिसमें भी सभी दिया रहेगा जिस ऑप्शन में, वही आपका सही हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में सभी पर डायरेक्ट नहीं, आंख मूंद करके नहीं करना, उसको पढ़ भी लेना। पाठ्यक्रम होगा, शिक्षण के स्तंभ पाठ्यक्रम है, सिलेबस, आकलन भी, असेसमेंट, अनुदेश भी होगा, इंस्ट्रक्शन, ये सब, तो तीनों सही है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षण का परिणाम है, शिक्षण का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण का परिणाम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण का सबसे बड़ा परिणाम यही होगा। ऐसे तो आत्मसम्मान भी लग रहा है, मूल्य भी लग रहा है, आत्मविश्वास ही लग रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी दिया रहता कि इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा, पर यहाँ पे सभी तो दिया नहीं है, पर तब जब सभी नहीं दिया तो फिर बेस्ट खोजना, ये बेस्ट कौन होगा। तो शिक्षण का सबसे बड़ा मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन।
ये सब चीज नहीं होगा यहाँ पे, होगा तो ये सभी पर इस समझ गए, आत्मसम्मान, आत्ममूल्य, आत्मविश्वास, ये सब जरूरी है, पर ये सब किसके लिए होता है? व्यवहार में परिवर्तन के लिए ही सब होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षण का परिणाम क्या है? हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक तो होता है नौकरी चाकरी पाने, तो नौकरी चाकरी पाना उद्देश्य, परम उद्देश्य नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं ऐसा, पर परम उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो कहा जाता है कि भाई तुम कम से कम अच्छा व्यवहार करो, समझ गए? तो उस पहचान ही होती है पढ़ा लिखा कि वो अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे तरीके से बोलता है, अच्छे तरीके से सोचता है, अच्छा काम करता है, तो ये व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अब आगे चलिए। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो जो भी जीवित होता है ना दोस्तों, वो हमेशा लाइफ टाइम वो अधिगम करते रहता है। क्या करते रहता है? अधिगम माने सीखना। चाहे वो बूढ़ा भी आदमी हो जाता है तो बूढ़ा टाइम में भी, माने वृद्धावस्था में भी लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। जो सीखने की चाह रखेगा वही ना सीखेगा। तो हमेशा क्या होता है? सीखते ही रहता है। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, पर शिक्षण का एक उम्र होता है। अधिगम एवं शिक्षण ये नहीं होगा, शिक्षण नहीं होगा। अधिगम तो ठीक है पर शिक्षण नहीं होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये खत्म, सिर्फ अधिगम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ भी लिखा भी है, मनुष्य जन्म के बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः अधिगम माने सीखना जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। शिक्षा देने का अर्थ क्या है? शिक्षा देने का अर्थ क्या है दोस्तों? तो निर्देश देना। शिक्षा निर्माण करना नहीं, तैयार करना भी नहीं, बनाना भी नहीं, निर्देश देना। शिक्षा में क्या करते हैं हम लोग? निर्देश देते हैं। बच्चा को बस खाली क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। शिक्षण क्या एक प्रकार का निर्देश देने की प्रक्रिया है कि बच्चा को बस बताते तुम ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, निर्देश देने की प्रक्रिया शिक्षण। और उसी देखिए, जिसका उद्देश्य है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। उसको गाइडलाइन देते रहते हैं ना, कहा जाता है टीचर एक गाइड होता है, उसको गाइड देते रहता है विद्यार्थियों को, निर्देश कि ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे करो। काम तो पूरा करना है विद्यार्थी को। तो निर्माण हम लोग नहीं करते। निर्माण एक कहने का मतलब है कि कर सकते हैं, पर करते नहीं है। निर्माण तो विद्यार्थी स्वयं अपना करता है। कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं है? शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता, करा नहीं करता है भूमिका अदा। तो देखिए कौन होगा दोस्तों? यहाँ देखिए पारंपरिक वर्गगत, चलिए ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, वर्गगत की बात कर रहा है तो चलो ठीक है, करा नहीं करता। अधिगम अनुभव, ये भी ठीक है, चलो। शिक्षकों का अनुभव, ये भी ठीक है, पर ये करा जातिगत अनुभव। जातिगत अनुभव से कोई लेना देना है? आप ही हमको बता दीजिए। कोई लेना देना नहीं दोस्तों, जाति से हमको क्या लेना देना? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत माने यहाँ करा अदा नहीं करता, इसका मैंने ऑप्शन डी ही सही होगा। समझ गए? ये 2 बार देखिए पूछा है स्टेट में, तो देखिए देख रहे हैं ना, लगातार देखिए पूछा। 13 के बाद तुरंत 14 वाले डेट में पूछा। डेट इसका देखिए, एग्जाम का डेट देखिए, 13 तारीख को पूछा, फिर 14 को भी पूछ दिया। मैंने एक दिन के बाद एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया। ठीक है दोस्तों, तब आगे ध्यान दीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस रूप में बताइए? सलाहकार के रूप में। पहला कह रहा सहायक के रूप में, लग रहा कुछ है, चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं। सहभागी के रूप में, सहभागी नहीं हो, सहभागी मैंने उसके साथ मिलके काम करना। सहभागी तो उसका दोस्त होगा जो उसके साथ मिल करके काम कर रहा है। तो सब टीचर साथ मिल के काम थोड़ी करता है, नहीं, वो तो बताता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सलाहकार के, अरे भाई सलाह सिर्फ टीचर सलाह देगा, सलाह देने का काम किसका है? वकील का है, डॉक्टर का है, तो सलाहकार भी नहीं होगा इनमें से कोई। तब लास्ट ऑप्शन यही बचा, सहायक के रूप में। टीचर हमेशा सहायक होता है, गाइड होता है, सहायक होता है, समझिए, सहायता करता है बस चीज़ों को कि ऐसे ऐसे करो, निर्देश देता है, तो सहायक के रूप में होगा। ठीक है, देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा है, देख रहे हैं, मतलब कि एक दिन के बाद, 13 के बाद तुरंत 14 में पूछा दोस्तों। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अधिगम के दौरान मतलब अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो गैर प्रासंगिकरण। प्रासंगिकरण आप सुन करके डर रहे होंगे, तो आपको डरना नहीं हो, डर हम मिटा देंगे आपको। प्रासंगिकरण माने क्या होता है दोस्तों? चीज जो आप पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझा दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, मतलब रिलेट कर दीजिए। जैसे कि आप प्रकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ के बारे में, तो उसको बताइए पेड़ के बारे में। बच्चे तुम आम का पेड़ देखे हो, बच्चे तुम जामुन का पेड़ देखे हो, तो उसको जामुन का पेड़, आम का पेड़ से उसको रिलेट कर दीजिए। उसी को कहते हैं प्रसंगीकरण। उसका संबंध आज के चीज़ों से है कि नहीं? तो करा गैर, गैर माने नहीं, प्रसंगीकरण नहीं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, करा योगदान नहीं देती है। वर्गीकरण तो चलो ठीक है, कोई चीज़ को वर्गीकरण कर करके चीज़ों को तोड़ तोड़ करके समझते हैं, चलो ठीक है। संगठन भी ठीक है, वैचारिकता भी ठीक है, समझ गए। पर ये गैर प्रासंगिकरण नहीं होगा। हम लोग को हर एक चीज़ को प्रसंग में उसका अर्थ को समझाएगा, जिसका कोई मतलब प्रसंग ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए प्रसंगीकरण होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 59 में
स्थूल गतिक कौशल है, स्थूल गति कौशल कह रहा है। स्थूल गतिक, गतिक माने गति, या गति का संबंध किससे होता है दोस्तों? शरीर से। हम बताए थे ना, गति का संबंध शरीर से होता है। शरीर से जो हम दौड़ धूप कर एक्सरसाइज वगैरह करके जो काम करते हैं वो हुआ शरीर का गति। गति माने शरीर से जो काम कर रहे हैं, गति। अब चलिए देखिए इसमें एक कागज पर, अब हम लोग आगे समझेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ये काटना लिखना ये सब कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गति दौड़ने बुनाई, बुनाई भी देखिए कोई बड़ा बात नहीं, सब बैठ करके आराम से कर सकते हैं। तैरना, हाँ दोस्तों देखिए तैरना, तैरना लग रहा है सही होगा, क्योंकि तैरने से पूरा शरीर का एक्सरसाइज होता है, पूरा शरीर काम करता है, तो ये गतिक कौशल में होगा, स्थूल गतिक कौशल में हो सकता है। ये कागज और वृत्त की रूपरेखा अनुसार काटना, ये सब तो नहीं होगा, मैंने जो ज्यादा, तो देखिए काटना, ये तैरना क्या हो जाएगा, ये गतिक कौशल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए गतिक कौशल में क्या क्या होगा? चलना, संतुलन बनाना, दौड़ना, घसीट कर चलना जैसे कार्यों को बड़े मांसपेशी समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए तैरना भी स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये 60 क्वेश्चन ही लास्ट हमारा है दोस्तों। इस पे आप लोग को ध्यान ये देना कि अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, अगला वीडियो लाइए इस पे, तो हम अगला वीडियो, आप देखिए 60 तक कराए ना, 60 के बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन का लाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 ही टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसलिए हम 30 क्वेश्चन कराए हैं। पिछला क्लास में भी 30 कराए थे, देखिए इसमें भी है, अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो में भी हम लोग लाएंगे 30 क्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, अधिगम क्या है, तो आप इसलिए कमेंट हमको कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लास अच्छा लग रहा है, इसको कंटिन्यू कीजिए, अगला वीडियो लाइए तो हम करा देंगे। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, कैसा? किशोरावस्था से मृत्यु तक, ये किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, नहीं ना, अधिगम मैंने सीखना है, किशोरावस्था थोड़ी सीखते हैं, ये तो और बचपन से ही सीखते हैं ना जी, तो ये गलत हो गया। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी नहीं होगा दोस्तों, बाल्यावस्था मैंने समझ रहे हैं ना, 6 साल से ऊपर के बच्चों को 6 से 11 तक क्यों कहा जाता है बाल्या भी नहीं। शैशव से व्यस्त, क्या व्यस्त, शैशव तो ठीक है, व्यस्त क्या होता है, व्यस्त तक सीखते हैं, अरे भाई जीवन भर सीखते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, पालने से कब्र तक, पालना मैंने जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय से कब्र तक, कब तक मैंने जब तक आप मरते नहीं हैं, मैंने जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य क्या करते रहता है, जीवन पर्यंत, इसको ये समझ लेंगे जीवन पर्यंत मनुष्य सीखते ही रहता, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास के